गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हिमालय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जिस चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की कई बार डिमांड भी आई हैं, आप लोगों ने कई बार कमेंट्स भी किए हैं कि सर एग्रीकल्चर का 8वां चैप्टर कराओ, जिसका जो नाम है वो है पादप प्रवर्धन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पादप प्रवर्धन चैप्टर के बारे में ही चर्चा करेंगे और बिल्कुल सरलता से, जैसा कि हमारी हमेशा से विशेषता रही है कि हम जिस चैप्टर को पढ़ना चालू करते हैं, जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, बहुत ही आसानी से सरल तरीके से पढ़ना चालू करते हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, फिर भी बहुत आसानी से हम चैप्टर को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तुम लोग मुझे जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में जितना भी हमारा वीडियो रहेगा 30 मिनट का, 32 मिनट का, 40 मिनट का, उस वीडियो में ये पूरा जो चैप्टर है वो हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर से आपको लगभग 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस चैप्टर की बात करूँ। चैप्टर का जो नाम है हमारा, इस चैप्टर का नाम जो है वो है पादप प्रवर्धन। क्या है? पादप प्रवर्धन। तो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि पादप प्रवर्धन क्या है, परिभाषा। यानी आपको पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं पादप प्रवर्धन क्या है। पादप प्रवर्धन है पादपों की संख्या में सतत बढ़ोतरी या पादपों की संख्या में वृद्धि। और पादपों की संख्या में वृद्धि हम किसके द्वारा कराते हैं? जनन के द्वारा। जब पादपों में जनन होगा तो उसके द्वारा क्या होगी? उनकी संख्या में वृद्धि होगी। यही क्रिया क्या कहलाएगी? यही क्रिया कहलाएगी पादप प्रवर्धन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली परिभाषा इस चैप्टर की जो हम लोगों को पूछी जाती है वो है पादप प्रवर्धन की परिभाषा। क्या होगी? पादपों की संख्या में सतत बढ़ोतरी की प्रक्रिया पादप प्रवर्धन कहलाती है। या मैं कह सकता हूं कि पादपों की संख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन कहलाता है। और पादप प्रवर्धन में पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्ध। दो चीजें मैंने आपको सबसे पहले यहां बताई। देखो, पहली चीज मैंने क्या बताई? एक तो मैंने आपको प्रवर्धन की परिभाषा बता दी, प्रवर्धन क्या है। तो मैंने बता दिया पादपों की संख्या में सतत बढ़ोतरी की प्रक्रिया तो क्या हो गई? प्रवर्धन हो गई। फिर प्रवर्धन की क्रिया में जिस भाग का उपयोग होगा वो भाग क्या कहलाएगा? वो भाग कहलाएगा प्रवर्ध। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि प्रवर्ध किसे कहते हैं। तो पादप प्रवर्धन में पादप के जिस भाग का उपयोग होता है वो क्या कहलाता है? पादप प्रवर्ध कहलाता है। अब स्टूडेंट्स में बात करूं अपने मेन पॉइंट पर। मेरा मेन पॉइंट क्या है? मेरा मेन पॉइंट है पादप प्रवर्धन की विधियां। और जो पादपों में प्रवर्धन होता है, जो पादपों की संख्या में वृद्धि होती है, वो दो तरीकों से हो सकती है। दो तरीकों में कैसे होगी? एक तो हमारा होगा लैंगिक प्रवर्धन। क्या होगा? लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन में क्या होगा? या तो बीज के द्वारा नए पौधे हम तैयार कर लें, या तो किसके द्वारा पौधे तैयार कर लें? बीज के द्वारा। या हम किसके द्वारा पौधे तैयार कर लें? वानस्पतिक भाग के द्वारा। तो जब हम बीज के द्वारा नए पौधे तैयार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? लैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है। जब हम वानस्पतिक भागों द्वारा पौधे तैयार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अलैंगिक प्रवर्धन कहा जाता है। जो लैंगिक प्रवर्धन के द्वारा पौधे तैयार होते हैं उन पौधों को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स बीजू पौधे। क्या कह देते हैं? बीजू पौधे। आपसे पूछा भी जाएगा कि बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे कहलाते हैं, तो बीजू पौधे कहलाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अलैंगिक प्रवर्धन या वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार किए गए पौधे क्या कहलाते हैं? तो इन पौधों को हम कह देते हैं क्लोन। क्या कह देते हैं? क्लोन कह देते हैं। दोनों ही चीजें बेसिकली हैं और दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स, हमें जो पॉइंट पूछा जाता है, ये तो हमारा लैंगिक प्रवर्धन हो गया और ये हमारा अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन हो गया। दोनों के ही हमें लाभ और हानि पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो लाभ और हानि से होती है। तो अगर आपको किसी एक के लाभ और हानि पता है तो दूसरे के आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको यहाँ बेसिकली बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं लाभ की बात करूँ लैंगिक प्रवर्धन में, तो लैंगिक प्रवर्धन का जो सबसे पहला लाभ है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? ये जो है ये प्रवर्धन की सरल विधि है। ये क्या है? प्रवर्धन की सरल विधि है। क्या है? प्रवर्धन की सरल विधि। क्या है? एक तो प्रवर्धन की सरल विधि है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसका लाभ क्या होगा? इसके जो पौधे होते हैं, इसके क्या होंगे? जो पौधे होंगे, पौधे कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं।
पौधे कैसे होते हैं? पौधे बड़े आकार के होते हैं। तीसरी में बात करें, इन पौधों में रोग रोधिता क्या होती है? ज्यादा होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होती है इनकी? ज्यादा होती है। इनमें रोग और कीटों का प्रकोप इतनी आसानी से नहीं होता। रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। ये तीन क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। अब देखो, इसके जो लाभ हैं वो इसकी क्या बन जाएंगे? हानियां बन जाएंगी। ध्यान रखना, इसके जो लाभ है वो इसकी क्या बन जाएंगी? हानियां। कैसे बनेगी? जैसे इसके पौधे क्या होते हैं? प्रवर्धन की सरल विधि है। आगे अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये प्रवर्धन की कठिन विधि है। मैं यहाँ हानि में क्या लिख दूंगा? मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ये जो विधि है वो क्या है? प्रवर्धन की कठिन विधि है। प्रवर्धन की कठिन विधि है। पहला पॉइंट तो ये हो गया मेरा, ठीक है। यानी इसके जो लाभ है वो इसकी क्या बन जाएंगी? हानियां। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं किस तरह से लिखूंगा? चलिए, दूसरा यहाँ क्या है? पौधे बड़े आकार के होते हैं। इसके अगर मैं पौधे की बात करूं, ये जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। ये पौधे कैसे होते हैं? ये पौधे छोटे, या मैं कह सकता हूं मात्र वृक्ष के समान होते हैं। कैसे होते हैं? मात्र वृक्ष के समान। मात्र वृक्ष के समान होती है। तीसरा मैंने यहाँ क्या लिखा? रोग प्रतिरोधी क्षमता इनकी क्या होती है? देख, तो इनकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होगी वो क्या होगी? कम होगी। रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होगी? इनकी कम। यानी एक विधि के लाभ दूसरी विधि की क्या हो गई? हानि हो गई। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में अगर पॉइंट की बात करूं अगला, अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? अब हम दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं इस विधि के जो हमारे लाभ। चलिए, क्या देखते हैं? इस विधि की हानि देख लेते हैं। अब हानि क्या होगी? इसके जो लाभ होंगे वो इसकी हानि, इसकी जो हानि होगी वो इसके लाभ। जैसे मैं बात करूं, इन पादपों में क्या होता है? फलन देरी से होता है। क्या होता है? जो फलन होता है वो देरी से होता है। फलन देरी से होता है। पहली हानि क्या हो गई? इन पादपों में जो फल लगेंगे वो काफी टाइम के बाद लगते हैं। फलन क्या होता है? देरी के बाद होता है, काफी टाइम बाद होता है। दूसरी में अगर बात करें स्टूडेंट्स, इनमें जो हमारे लैंगिक पौधे होते हैं उनमें क्या होती हैं? दूसरा, लैंगिक विधि द्वारा हम जो पौधे तैयार करते हैं इनमें प्रबंधन में खर्चा अधिक आता है। क्या आता है? प्रबंधन में अधिक व्यय होता है। प्रबंधन में क्या होता है? अधिक व्यय होता है। यानी प्रबंधन में इनमें क्या होगा? अधिक खर्च आएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं, तीसरा पॉइंट, तीसरा, एक तो क्या होगा? फलन देरी से होगा। प्रबंधन में क्या आएगा? अधिक खर्च आएगा। तीसरा, मान लो कोई पौधा कैसा है? बीज रहित है। क्या है? बीज रहित। तो बीज रहित जो पौधा है, बीज रहित पौधा है, उसमें इस विधि के द्वारा क्या नहीं कर सकते? इस विधि के द्वारा उसमें प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। तो हमारी अगली विशेषता क्या हुई कि इस विधि के द्वारा हम उन पादपों में प्रवर्धन नहीं कर सकते जो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। तो तीन क्या हो गई? इसकी हानियां हो गई। अब हम देखें इसके लाभ क्या होंगे। इसकी हानि क्या होंगी, इसके लाभ। जैसे पहली अगर मैं बात करूं, इनका लाभ क्या होगा? पहला, अलैंगिक प्रवर्धन का पहला लाभ होगा फलन। इसमें क्या आता? देरी से। तो इसमें फलन क्या आएगा? फलन जल्दी आता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा फलन जल्दी आता है। पहला इसका लाभ हो गया, फलन क्या आता है? जल्दी आता है। दूसरी अगर मैं बात करूं इसमें, दूसरा हमारा क्या होगा? यहाँ दूसरा क्या है? प्रबंधन में अधिक व्यय होता है। इसमें प्रबंधन में अधिक व्यय नहीं होता। और क्या होती है यहाँ दूसरा आप लिख सकते हो कि इसमें जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसमें पादप कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। यानी जो पादप हम तैयार करते हैं वो कैसे होते हैं? जो मूल पादप के समान होते हैं। इसमें क्या है? बीज रहित पौधा जो होता है उनका प्रवर्धन नहीं किया जा सकता। आगे हम इसमें लिख सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम बीज रहित पौधों का क्या कर सकते हैं? प्रवर्धन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो बीज रहित पौधे होते हैं, बीज रहित पौधों का प्रवर्धन कर सकते हैं। बीज रहित पौधों का प्रवर्धन इस विधि द्वारा किया जा सकता है। ये हमारा बेसिक जो पॉइंट था वो फिनिश हो गया। आपको प्रश्न कैसे पूछेगा? आपको एक जनरल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि पादप प्रवर्धन की लैंगिक विधि के लाभ और हानि लिखिए, तो आप आसानी से लाभ और हानि लिख दोगे। इसमें प्रवर्धन की सरल विधि है, पौधे बड़े आकार के होते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। हानि क्या होगी? फलन में देरी होती है, प्रबंधन में अधिक व्यय आता है और बीज रहित पौधा का जो प्रवर्धन है वो नहीं किया जा सकता।
इसमें हमारे लाभ क्या होंगे? फलन जल्दी आता है, समरूप पादप होते हैं और बीज रहित पौधों का प्रवर्धन किया जा सकता है। इसकी हानि क्या होगी? प्रवर्धन की यह कठिन विधि है, पौधे छोटे मात्र वृक्ष के समान होते हैं। अगला, रोग प्रतिरोधी क्षमता की क्या होती है? इसमें कमी पाई जाती है। पादपों में रोग और कीटों के प्रति जो प्रतिरोधी क्षमता है वो क्या होती है? कम होती है। ये क्या हो गया? ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया। बेसिक पॉइंट हमने क्या जान लिया? लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि दोनों के बारे में हमने चर्चा की। एक प्रश्न यहाँ से 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पर, जो हमारा अगला पॉइंट आता है, चलिए अगले पॉइंट को अपन देख लेते हैं। अगले पॉइंट पर हमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां। अलैंगिक प्रवर्धन की विधियां, और हमें प्रश्न पूछा जाएगा कि पादपों में अलैंगिक प्रवर्धन को समझाइए। अलैंगिक प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हैं? अगर मैं स्टूडेंट्स अलैंगिक प्रवर्धन की सबसे पहले विधियों की बात करूं तो यह कई विधियां आती हैं। सबसे पहले हम विधियों के नाम जान लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं। एक तो जो हमारी विधि आती है अलैंगिक प्रवर्धन में सबसे पहले, वो आती है कलम। एक क्या आती है? कलम। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है दाब कलम। एक कलम हो गई, एक दाब कलम हो गई। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है हमारा उपरोपण। उपरोपण या इसको हम कह देते हैं ग्राफ्टिंग। उपरोपण या फिर हम क्या कहते हैं इसको? ग्राफ्टिंग। आगे अगर चौथे की बात करें, चौथा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है कलिकायन। कलिकायन, और कलिकायन को हम कह देते हैं बडिंग। कलिकायन या बडिंग। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो है हमारा ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन यानी जो वानस्पतिक प्रसारण है, या मैं कह सकता हूं अलैंगिक प्रवर्धन है, वो निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। पादपों में अलैंगिक प्रवर्धन निम्न विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है? कलम, दाब कलम, उपरोपण या ग्राफ्टिंग, कलिकायन या बडिंग और ऊतक संवर्धन। अब सबसे पहले मैं किसके बारे में बताऊं आप लोगों को? कलिकायन के बारे में, यानी कलम के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। चलिए देख लेते हैं कि कलम से हमें किस तरीके के जो प्रश्न है वो एग्जाम में पुट ऑफ होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं कलम की बात करूं, सबसे पहले कलम क्या है? कलम किसी पादप का वह भाग है। कलम क्या है? किसी पादप का वह भाग जिसको उपयुक्त माध्यम में लगाकर, इसको उपयुक्त माध्यम में लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। किसी पौधे से अलग किया हुआ वह भाग जिसको उपयुक्त माध्यम में लगाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? कलम कहलाती है। आप क्या लिखोगे? किसी पौधे से अलग किया हुआ, या एक भाषा और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? अलग किया हुआ। अलग किया हुआ वह भाग जिसको उपयुक्त माध्यम में उगाकर नया पौधा तैयार किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। जैसे मान लो मेहंदी, जो मेहंदी का पौधा होता है उसके हम एक डाल काट करके लगाते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो हमने पौधे को अलग किया, पौधे का वह जिसको हमने अलग किया, शाखा को अलग किया, मिट्टी में लगा दिया, नया पौधा तैयार हो गया, तो वो क्या कहलाई? वो कलम कहलाई। तो किसी भी पादप का वह भाग जिसको उपयुक्त माध्यम में लगा करके नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं जो कलम है वो कई प्रकार की होती है। जैसे एक तो क्या होती है? एक तो आपकी होती है जड़ कलम। क्या होती है? जड़ कलम। जड़ कलम। प्रश्न पूछेगा जड़ कलम द्वारा प्रवर्धन कौन से पादपों में होता है? अगर मैं जड़ कलम की बात करूं, जैसे आड़ू है, सेब है, लीची है, इनका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जड़ कलम के द्वारा होता है। जड़ कलम क्या है? जब कलम के रूप में पादप की जड़ों को काट करके नए स्थान पर लगाते हैं, तो क्या है? जड़ कलम। दूसरा क्या है? दूसरा आएगा आपका पत्ती कलम, यानी जब हम पत्ती को काट करके नए स्थान पर लगाते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पत्ती कलम। पत्ती कलम किसमें होती है? जैसे ब्रायोफिल्लम। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आता है? ब्रायोफिल्लम आता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि किस पादप का प्रवर्धन पत्ती के द्वारा किया जाता है? पत्ती कलम द्वारा होता है, तो ब्रायोफिल्लम हो गया। नेक्स्ट में बात करूं, तीसरा स्टूडेंट्स कौन सा आता है? तीसरा आता है हमारा तना कलम। क्या आता है? तना कलम। यानी जब तने का उपयोग हम कलम के रूप में करते हैं तो क्या कहलाती है? तना कलम कहलाती है। अगर मैं तना कलम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो तना कलम है, तो मैं तना कलम की बात करूं, ये बनाई जाती है आपके अंगूर में। आपसे प्रश्न पूछेगा अंगूर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? तो तना कलम के द्वारा।
आगे अगर मैं बात करूं अनार, अनार का प्रवर्धन भी किसके द्वारा होता है? तना कलम के द्वारा होता है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी कलम। कलम में आपसे क्या पूछेगा? कलम किसे कहते हैं? तो कलम क्या है? किसी पादप से अलग किया हुआ वह भाग जिसको उपयुक्त माध्यम में उगाकर नया पौधा तैयार किया जाता है, कलम कहलाती है। कलम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जड़ कलम, आड़ू सेब लीची, पत्ती कलम, ब्रायोफिलम, तना कलम, अंगूर और अनार। ये क्या हो गए? आपके कलम के प्रकार हो गए। अब नेक्स्ट में चर्चा करूं स्टूडेंट्स, अगला जो दूसरा पॉइंट आता है दाब कलम। अब दाब कलम क्या है, हम आगे वाली स्लाइड पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब अगर स्टूडेंट के किसके बारे में बात करूं, दाब कलम के बारे में बात करूं कि दाब कलम क्या होती है। अगर मैं दाब कलम की बात करूं तो एक ही चीज आपको याद रखनी, दाब का मतलब क्या होता है? मिट्टी में दबाना। दाब का मतलब क्या होता है? मिट्टी में दबाना। कलम का मतलब हुआ पादप का भाग। यानी दाब कलम में जैसे मान लो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ की जो ये शाखा है, इस शाखा को हमने कहां दबा दिया? मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में दबाने के बाद इसमें क्या हुआ? ये अंकुरण हुआ, अंकुरण से क्या बन गया? ये नया पौधा बन गया। जब ये नया पौधा बना तो हमने इस भाग को यहां से क्या कर लिया? अलग। इस भाग को यहां से अलग करके, मान लो इस भाग को हमने यहां से अलग कर लिया, नए स्थान पर पौधे को लगा दिया। तो नए स्थान पर पौधे को लगा करके क्या बन गया? नया पौधा बन गया। ये विधि क्या कहलाई? ये विधि हमारी कहलाई दाब कलम। अब यहाँ एक ही चीज आप ध्यान रखना, बाकी कुछ भी यहाँ इंपोर्टेंट नहीं है। वो एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जिसमें हम जो दबाते हैं तो दबाने से पहले हम क्या उतारते हैं? छाल उतारते। दबाने से पहले क्या उतारते हैं? छाल। जिस भाग को दबाया जाता है उस भाग को दबाने से पहले छाल उतार लेते हैं। अब प्रश्न पूछा है कितने छाल उतारी जाती है, तो छाल जो आपकी उतारी जाती है वो 2.5 सेंटीमीटर से उतारी जाती है। जैसे ये कोई पत्ती है, जो कोई पत्ती, इस पत्ती का जो ये 2.5 सेंटीमीटर भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने रेड किया है, ये वाला जो भाग है इससे हमने क्या उतारी? छाल। ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। अब दाब कलम की परिभाषा आप कैसे लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। तो दाब कलम की परिभाषा क्या होगी? दाब कलम की परिभाषा होगी कि पादप की किसी कलिका को, पादप की किसी कलिका, या मैं कह सकता हूं कि पादप की किसी शाखा को मृदा में दबाकर, मृदा में दबाकर, ऐसे लिख सकते हो आप कि पादप की किसी शाखा को मृदा में दबाकर नए पौधे तैयार करना, नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? दाब कलम कहलाती है। यानी पादप प्रवर्धन की वह विधि जिसमें किसी पादप की शाखा को 2.5 सेंटीमीटर छाल उतार, एक चीज और आया लिख सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर छाल उतार कर, ये पॉइंट आप लिख दोगे तो बेस्ट परिभाषा आपकी हो जाएगी। यानी पादप की किसी कलिका या शाखा से 2.5 सेंटीमीटर छाल उतार कर मृदा में दबाकर नए पौधे तैयार करना क्या कहलाता है? दाब कलम कहलाती है। बिल्कुल क्लियर हो गया। पादप की किसी शाखा से हमने क्या किया? 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारी, फिर उस छाल को उतार करके उसको मृदा में दबा दिया, तो उसके द्वारा नया पौधा तैयार हुआ। यह विधि क्या कहलाई? यह विधि कहलाई आपकी दाब कलम। पादप की किसी शाखा को मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना क्या हुआ? दाब कलम हुआ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं दाब कलम की बात करूं तो इसकी कई विधियां आती हैं। जैसे सबसे पहली अगर मैं इसकी विधि की बात करूं स्टूडेंट्स, इसकी जो सबसे पहली विधि आती है, तो चलिए हम इसकी सबसे पहली विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस तरह से आपको प्रश्न पूछा है। दाब कलम की जो सबसे पहली विधि होती है उसको तो हम कह देते हैं साधारण दाब। साधारण दाब। जैसे ये वाला जो दाब है, ये कैसा दाब है? साधारण दाब है। जब किसी पादप की एक शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर उसको मृदा में दबाते हैं तो वो क्या हुआ? साधारण दाब हुआ। जो हमने परिभाषा पढ़ी किस दाब की पढ़ी? साधारण दाब की पढ़ी। दूसरा अगर मैं बात करूं कौन सा दाब आता है स्टूडेंट्स, दूसरा जो आपका दाब आएगा, एक तो क्या हुआ? साधारण दाब हुआ, एक आपका आता है सिरा दाब। क्या होता है? सिरा दाब। अब सिरा दाब क्या होता है? जब हम किसी पादप की सिरा या उसकी शाखा होती है, किसी पादप की शाखा के कोने को, मान लो ये शाखा का अंतिम सिरा है, तो किसी पादप की शाखा के अंतिम सिरे से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबाते हैं तो उसके द्वारा जो नया पौधा तैयार होता है उस विधि को हम क्या कहते हैं? सिरा दाब कहते हैं। यानी इस विधि में क्या होगा? जो पादप की शाखा होती है उस पादप की शाखा के अंतिम सिरे को 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबा देते हैं। नेक्स्ट तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है आपका ढेरी दाब। क्या आता है? ढेरी दाब। अब ढेरी दाब में क्या होता है? ढेरी दाब थोड़ा सा अलग है।
डेहरी दाब में क्या होगा, डेहरी दाब में हम पादप को जमीन के स्तर से काट देंगे। जैसे मान लो हमने इस जमीन के स्तर से इस पौधे को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो यहां से जब हम इस पादप को काट देंगे, थोड़ा सा नीचे से काटेंगे, फिर हम इसके ऊपर क्या डाल देंगे, मिट्टी। जब हम इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो मिट्टी में जैसे ही पानी जाएगा इस भाग से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे अंकुर निकलेंगे, जिनको हम नए स्थान पर लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये विधि क्या कहलाएगी, ये विधि कहलाएगी आपकी डेहरी दाब या माउंट लेयरिंग। यानी जब किसी पादप को जमीन के स्तर से काटकर उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता है तो उसमें से नए अंकुर निकलते हैं और उन अंकुरों के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह विधि क्या कहलाएगी, यह विधि कहलाएगी आपकी डेहरी दाब। नेक्स्ट में अगर बात करें चौथा क्या आता है, चौथा आपका आता है ट्रेंच दाब। क्या आता है, ट्रेंच दाब। अब ट्रेंच दाब में क्या होता है, ट्रेंच दाब में किसी पादप को, ट्रेंच का मतलब होता है खाई या नाली, ट्रेंच दाब में किसी पादप को नाली में दबा देते हैं, नाली में दबा देंगे। जब हम किसी पादप को नाली में दबा देते हैं, जैसे मान लो हमने नाली खोदी और इस नाली में कोई पादप दबा दिया, तो कोई पादप हम दबा देंगे तो उसके जो वानस्पतिक भाग है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और उनसे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट में अगर बात करें एक आता है आपका सर्पाकार दाब। क्या आता है, सर्पाकार दाब। अगर मैं स्टूडेंट सर्पाकार दाब की बात करूं तो सर्पाकार का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये तो हमने एक स्थान से दबाया, जब हम किसी पादप की शाखा को दो या दो से अधिक स्थानों से मृदा में दबाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सर्पाकार दाब कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई शाखा है, इसको हमने ऐसे मृदा में दबा दिया और फिर ऐसे हमने इसको मृदा में दबा दिया। मान लो ये पादप था, हमने यहाँ इसको मृदा में दबाया और हमने यहाँ इसको दूसरी जगह मृदा में दबाया, यहाँ से भी हमने छाल अलग कर ली, यहाँ से भी हमने छाल अलग कर ली। जब हम दो जगह से मृदा में दबा रहे हैं तो ये आकृति कैसी बन रही है, सर्प जैसी आकृति बन रही है। अगर सर्प जैसी आकृति बनेगी तो वो क्या कहलाएगा, सर्पाकार दाब कहलाएगा। एक जो आता है आपका लास्ट पॉइंट, वो आता है आपका वायु दाब या हम इसको कहते हैं हवाई दाब। वायु दाब या हम इसको क्या कहते हैं, हवाई दाब। ये लीची में अपनाया जाता है, हवाई दाब। अब हवाई दाब क्या है, जैसे ये तो मान लो हमने मृदा में पादप की निचली शाखा दबाई, अगर हमें पादप की इस ऊपर वाली शाखा से नया पौधा तैयार करना हो तो हम क्या करेंगे, पादप की ऊपरी शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारेंगे और छाल उतारने के बाद इस शाखा को स्पेगनम मॉस या मान लो गोबर है या कुछ भी जो अवशेष है उनके द्वारा ढक करके बांध देंगे। जब हम इसको उसके द्वारा ढक करके बांधेंगे तो इस भाग से क्या निकलेंगे, अंकुर निकलेंगे और उनसे हम नया पौधा तैयार कर लेंगे। तो ये विधि क्या कहलाएगी, ये विधि कहलाएगी आपकी सर्पाकार दाब। क्या कहलाएगी, सर्पाकार हवाई दाब। क्या कहलाएगी, ये हवाई दाब। जब किसी पादप के ऊपरी भागों की शाखाओं से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं और नया पौधा तैयार करते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, वो विधि आपकी कहलाती है वायु दाब या हवाई दाब। यहां तक मेरे ख्याल से आपको दाब कलम समझ में आ गई होगी। दाब कलम क्या है, किसी पादप की कलिका या शाखा को 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है, दाब कलम कहलाती है। जैसा मैंने यहाँ पर किया है। दाब कलम के कई प्रकार हैं, साधारण दाब, सिरा दाब, ढेरी दाब, ट्रेंच दाब, सर्पाकार दाब और वायु दाब या वायु दाब। ढेरी दाब को हम क्या कहते हैं, ढेरी दाब को हम कहते हैं माउंट लेयरिंग। क्या कह देते हैं, माउंट लेयरिंग। और ये जो अपनाई जाती है ये अमरूद में अपनाई जाती है। पूछा भी जाता है कि माउंट लेयरिंग क्रिया किसमें अपनाई जाती है, तो ये अमरूद में अपनाई जाती है। इसमें अमरूद में। हवाई दाब किसमें अपनाया जाता है, ये लीची में अपनाया जाता है। ये दो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये तो कहानी कहां तक हो गई, दाब कलम तक हो गई। नेक्स्ट में अगर स्टूडेंट्स आगे चलूं अगले पॉइंट पर, अगला पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से आता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है हमारा ग्राफ्टिंग या हम कह सकते हैं उपरोपण। क्या है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण। लास्ट हमने किसकी बात की, लास्ट क्लास में पीछे हमने बात की दाब कलम की। अब ये हमारा पॉइंट क्या आता है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण। सबसे पहले हमें पूछा जाएगा ग्राफ्टिंग या उपरोपण की परिभाषा। क्या पूछी जाएगी स्टूडेंट्स, हमें पूछी जाएगी ग्राफ्टिंग या उपरोपण की परिभाषा। अब हम परिभाषा किस तरह से लिखते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमें परिभाषा लिखते हैं। अब ग्राफ्टिंग क्या है, यहां से समझ लो। किसी पादप के दो भाग हैं, दो भाग में जो नीचे का भाग यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो नीचे का भाग है, ये नीचे के भाग को हम क्या कह देते हैं, नीचे के भाग को हम कह देते हैं मूल ग्रंथ। क्या कहते हैं, मूल ग्रंथ कह देते हैं। और जो ऊपर का भाग है जो ये यहाँ से जुड़ा है, दो भाग हमने जोड़े हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कह देते हैं सांकुर डाली। क्या कहते हैं, सांकुर डाली। इसको क्या कहते हैं, मूल ग्रंथ
और इसको क्या कहते हैं हम, सांकुर डाली। जब हमने मूल वृंत और सांकुर डाली को जोड़ा तो इस तरह का क्या बन गया, पादप बन गया। इस तरीके क्या बना, पादप बना। तो जब हम मूल वृंत और सांकुर डाली को जोड़ करके नया पौधा तैयार करते हैं तो वह विधि क्या कहलाती है, वह विधि कहलाती है ग्राफ्टिंग या उपरोपण। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मूल वृंत, क्या लिख सकते हो, मूल वृंत व सांकुर डाली, वह सांकुर डाली को जोड़कर, सांकुर डाली को जोड़कर नया पौधा तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण कहलाती है। मूल वृंत या सांकुर डाली को जोड़कर नया पौधा तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग या उपरोपण कहलाती है। एक चीज आपको यहां और ध्यान रखनी है, अगर मैं ग्राफ्टिंग या उपरोपण की बात करूं तो इनमें जो मूल वृंत होता है वो तो कैसा होता है, देसी। मूल वृंत कैसा होता है, हमेशा मूल वृंत होता है देसी। कैसा होता है, देसी। और जो सांकुर डाली होती है, क्या होती है, सांकुर डाली, सांकुर डाली वो क्या होती है, उच्च गुणों वाली होती है। क्या होती है, उच्च गुणों वाली। अब इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो मेरे पास दो पौधे हैं, ए और बी, ठीक है। ए पौधा मेरा देसी है, क्या है, देसी पौधा है ए मेरा। बी पौधा मेरा ऐसा है जिसके जो गुण है वो अच्छे हैं, क्या है, अच्छे गुण हैं। अब ये वाले जो अच्छे गुण है इसके मुझे इस पौधे में डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पौधे का मूल वृंत लूंगा, यानी इस पौधे को 22.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ऊंचाई 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। जैसा मैंने यहाँ काटा इसको 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से मैंने काट दिया, और फिर मैंने ऊपर से इस पौधे की क्या ले ली, कोई एक शाखा ले ली 1 वर्ष पुरानी। शाखा कितनी लेते हैं, 1 वर्ष पुरानी शाखा लेते हैं, ध्यान रखना 1 वर्ष पुरानी। हमने क्या ले ली, 1 वर्ष पुरानी इसकी कोई शाखा ले ली। उस 1 वर्ष पुरानी शाखा को इसके मूल वृंत पर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ इस तरीके से जोड़ दिया। तो यह विधि क्या कहलाई, यह विधि कहलाई ग्राफ्टिंग या उपरोपण। और इसमें हमने मूल वृंत कौन सा लिया, मूल वृंत लिया हमने देसी, और ये कौन सी थी, ये अच्छे गुणों वाली थी। सांकुर डाली क्या होती है, उच्च गुणों वाली होती है, और मूल वृंत कैसा होता है, देसी होता है। अब अगर स्टूडेंट्स में ग्राफ्टिंग के प्रकार की बात करूं तो ग्राफ्टिंग जनरली 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे। अगर मैं स्टूडेंट इसकी बात करूं, अगर मैं ग्राफ्टिंग की बात करूं, चलिए थोड़ा सा इसको ग्राफ्टिंग को देख लें। ग्राफ्टिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी होगी, एक तो हम कह सकते हैं अटैच्ड ग्राफ्टिंग। क्या कह सकते हैं, अटैच्ड, अटैच्ड ग्राफ्टिंग। और अटैच्ड ग्राफ्टिंग को हम स्टूडेंट्स कहते हैं भेंट कलम। अटैच्ड ग्राफ्टिंग या हम क्या कह सकते हैं, भेंट कलम। और दूसरी जो ग्राफ्टिंग आती है उसको हम कहते हैं डिटैच्ड, डिटैच्ड, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। यानी ग्राफ्टिंग 2 तरीके की होगी। अब 2 तरीके की कैसे होगी, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, 2 पौधे हैं, ये 2 गमले हमारे, 2 गमले, और दोनों गमलों में हमारे पास 2 पौधे, एक ये पौधा है और एक हमारे पास ये पौधा। हमारे पास कैसे पौधे हैं, 2 पौधे। तो जब मान लो हम इन दोनों पौधों को, दोनों जो भाग हैं ऊपर वाले, इनको अलग ना करें, इनको काट करके केवल यही क्या करते हैं, चिपका दें। यानी जिन पौधों को अलग किए हुए बिना इनके दोनों भागों को जोड़ना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी आपकी अटैच्ड ग्राफ्टिंग। यानी जब हम किसी 2 पादप के भागों को अलग किए हुए बिना क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग की क्रिया करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है, अटैच्ड ग्राफ्टिंग कहलाएगी। अटैच्ड का मतलब होता है जुड़ी हुई, यानी किसी पादप के वानस्पतिक भागों को अलग किए हुए बिना क्या करना, ग्राफ्टिंग करना क्या कहलाता है, भेंट कलम कहलाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछाएगा कि भेंट कलम क्या है, तो किसी पादप के वानस्पतिक भागों को अलग किए हुए बिना क्या करना, ग्राफ्टिंग करना क्या कहलाएगा, भेंट कलम कहलाएगा। अब अगर हम बात करें डिटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होगी, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग होती है किसी पादप के वानस्पतिक भागों से मूल वृंत और सांकुर डाली को अलग करके जोड़ना क्या कहलाता है, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग कहलाती है। डिटैच्ड ग्राफ्टिंग क्या होगी, इस तरीके से मूल वृंत और सांकुर डाली को अलग करके जोड़ना। जैसे इसका हमने क्या कर लिया, इस वाले का तो हमने मूल वृंत अलग कर लिया, मान लो जनरल सी का हम
इस वाले का हमने क्या कर लिया, ये मान लो देसी पौधा, इसका हमने मूल ग्रंथ अलग कर लिया, और इस वाले की हमने क्या कर लिया, मान लो इस वाले की हमने सांकुडाली अलग कर ली। अब इन दोनों भागों को जब हम जोड़ दें, इन दोनों भागों को क्या करते हैं, जोड़ दें, तो नया पौधा तैयार होगा। यह विधि क्या होगी, यह विधि होगी आपकी डिटैच्ड, यानी जब हमने दोनों भागों को अलग करके जोड़ा तो डिटैच्ड ग्राफ्टिंग, और जब हमने अलग नहीं किया तो अटैच्ड ग्राफ्टिंग। अब अगर स्टूडेंट्स में डिटैच्ड ग्राफ्टिंग की बात करूं तो इसकी कई विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो आपने इसमें पढ़ा होगा विनियर ग्राफ्टिंग, क्या आती है, विनियर ग्राफ्टिंग। अब विनियर ग्राफ्टिंग क्या है, आप लोग को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो विनियर ग्राफ्टिंग है, यानी जब हम किस आकार का चीरा लगाते हैं, वी आकार का, अंग्रेजी के वी आकार का चीरा लगाते हैं और सांकुडाली को इसके उल्टे आकार में तैयार किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप पढ़ोगे आम का व्यावसायिक प्रवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। आप विधि लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि किसी मूल ग्रंथ को 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटकर, मैंने पहले बता दिया कितनी ऊंचाई से, 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से काटकर वी आकार का चीरा लगाते हैं। इसके विपरीत सांकुडाली को उल्टे वी आकार में तैयार किया जाता है, दोनों को मिलाकर के बांध देते हैं और लगातार क्या कर देते हैं, पानी देते रहते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये क्या हो गई, ये तो हो गई आपकी विनियर ग्राफ्टिंग, जब हमने वी आकार का चीरा लगा करके दोनों को बांध दिया। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा कौन सा, एक तो विनियर हो गई, एक आता है आपका जीवी ग्राफ्टिंग, जीवी ग्राफ्टिंग, एक तो विनियर हो गई, एक कौन सी हो गई, जीवी ग्राफ्टिंग। अब जीवी ग्राफ्टिंग क्या होगी, यहां तो हमने वी आकार का चीरा लगाया, किस आकार का, वी आकार का। अब मान लो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास मूल ग्रंथ। मूल ग्रंथ वह भाग होता है जिसमें जड़ होती है, ये तो क्या हो गया, मूल ग्रंथ हो गया। अब इस मूल ग्रंथ में जब हमने जीव के आकार का चीरा लगाया इस तरह से, और सांकुडाली को भी हमने इस तरीके से तैयार किया, सांकुडाली को भी हमने क्या किया, इसी तरीके से तैयार करके बांध दिया, तो ये विधि क्या कहलाएगी, ये विधि आपकी कहलाएगी जीवी ग्राफ्टिंग। जब हम मूल ग्रंथ में कैसा चीरा लगाते हैं, जीव के आकार का चीरा लगाते हैं और फिर इसी हिसाब से हम सांकुडाली को तैयार करते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है, वह विधि कहलाती है आपकी जीवी ग्राफ्टिंग। एक तो तीसरी यहां आती है, वो आती है एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। कौन सी आती है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। एक एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग जो आम में प्रवर्धन की नई विधि है। आपको इससे केवल ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आम में प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है, तो एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट में अगर बात करूं चौथे पॉइंट पर स्टूडेंट, चौथा पॉइंट कौन सा आता है, चौथा पॉइंट हमारा आता है शिखर रोपण। क्या आता है, शिखर रोपण। इसमें आ जाएगा आपका शिखर रोपण, यानी जब हम शिखर पर क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। एक आपका आ जाता है यहाँ डबल ग्राफ्टिंग, डबल ग्राफ्टिंग आ जाता है इसमें, डबल ग्राफ्टिंग। एक इसमें आपका आता है सेतु रोपण, सेतु, सेतु उपरोपण, सेतु उपरोपण। अब शिखर ग्राफ्टिंग क्या है, जब हम किसी पादप के ऊपरी भागों पर जाकर के ग्राफ्टिंग करते हैं। और सेतु उपरोपण क्या है, जैसे मान लो ये पादप है, इस पादप का कोई ये भाग क्षतिग्रस्त हो गया, ये भाग क्या हो गया, क्षतिग्रस्त, तो इस भाग के ऊपर से हम क्या लगा देंगे, नई शाखा जोड़ देंगे यहाँ इस तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सेतु उपरोपण। यानी किसी पादप के क्षतिग्रस्त भागों को पुनर्व्यवस्थित करने की जो विधि है वो क्या है, वो है सेतु उपरोपण। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा सेतु उपरोपण किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, काफी लंबी क्लास होगी। बाकी छोटा सा इसमें टॉपिक और बचा है हमारा, एक कलिकायन और एक ऊतक संवर्धन, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।